नमस्कार, मैं हूं प्रदीप कुमार। आप देख रहे हैं पॉलिटिकल आइडिया। पॉलिटिकल आइडिया के आज के इस अंक में आप सभी दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत है। मित्रों, महाराष्ट्र में जिस प्रकार के चुनाव के परिणाम आए 29 महानगर पालिकाओं का, इस 29 महानगर पालिकाओं के चुनाव के परिणाम में एक बात स्पष्ट हो गया कि चूंकि उद्धव ठाकरे ने हिंदुत्व से नाता तोड़ा, तो महाराष्ट्र ने उद्धव ठाकरे से नाता तोड़ लिया। उद्धव ठाकरे ने हिंदुत्व के बदले सेकुलरिज्म से नाता जोड़ा, तो सेकुलरिज्म ने भी उद्धव ठाकरे का साथ नहीं दिया। मतलब आप अपनी पहचान, चाहे हम एक व्यक्ति के रूप में हो, एक संगठन के रूप में हो, हर व्यक्ति, हर संगठन, हर समाज की एक पहचान होती है। जब कभी भी वो व्यक्ति, संगठन या समाज अपनी पहचान से कंप्रोमाइज करता है तो संकट उसके अस्तित्व पर होता है। और उसी का परिणाम है कि आज शिवसेना, उद्धव ठाकरे की पार्टी, बाला साहब ठाकरे की विरासत को आगे बढ़ाने का दावा करने वाले उद्धव ठाकरे की पार्टी, इसलिए मैं कह रहा हूं उद्धव ठाकरे की पार्टी चूंकि शिवसेना दो भागों में बंट चुकी है। एक शिवसेना है जो एकनाथ शिंदे के साथ है, जो भारतीय जनता पार्टी के साथ है, जो हिंदुत्व की राजनीति के साथ है। दूसरा शिवसेना उद्धव ठाकरे की शिवसेना है जो मुख्यमंत्री बनने के लिए उद्धव ठाकरे कांग्रेस के साथ गए। मतलब कांग्रेस को के साथ जाने का मतलब था कि उद्धव ठाकरे ने सेकुलरिज्म को अपना लिया, सेकुलरिज्म से नाता जोड़ा। मतलब यह सेकुलरिज्म उद्धव ठाकरे की मौलिक पहचान नहीं थी। मैं थोड़ा और इसको समझाने का प्रयास करता हूं आपको। मित्रों, आप याद कीजिएगा, केवल ये उद्धव ठाकरे के साथ पहली बार हुआ है ऐसा नहीं है। देश की राजनीति में ऐसा कई बार हो चुका है जब कोई भी राजनीतिक दल ने, किसी भी, ऐसा भारतीय जनता पार्टी के साथ हुआ है, कांग्रेस पार्टी के साथ हुआ है, जब जब इन दलों ने, किसी भी राजनीतिक दल ने अपने मौलिक स्वभाव से कंप्रोमाइज किया है, तब तब संकट उसके अस्तित्व पर रहा है। मित्रों, मैं थोड़ा सा समझाने के लिए आज आपको इतिहास बताऊंगा, कांग्रेस का भी और भारतीय जनता पार्टी का भी। प्लीज वीडियो पूरा देखिएगा, तो जिससे कि पूरी बातें आपको समझ में आ सके। क्योंकि आधी बातें सुनकर आधी बातें समझ में आएगी, और प्रायः ऐसा होता है कि कई दर्शक आधी बातें समझ के कमेंट वहीं पे मार देते हैं। ठीक है, तो मेरा आग्रह होगा कि पूरी वीडियो देखिए, पूरी बातें समझने का प्रयास कीजिए। और मैं नहीं समझा पाया तो मैं अपनी असफलता मानूंगा, लेकिन आपसे आग्रह है कि पूरा देखिए, मैं पूरा कोशिश करूंगा। नंबर एक। नंबर दो, अगर हमारी बातें पसंद आती है, लगता है कि ये तार्किक है, लगता है कि ये तथ्यात्मक है, तो प्लीज लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। और अब तक यदि पॉलिटिकल आइडिया को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब कीजिए। मित्रों, जैसा मैंने बताया कि यह कोई पहली घटना नहीं है जब उद्धव ठाकरे की पार्टी ने, शिवसेना ने अपने मूल स्वभाव क्या था शिवसेना का? हिंदुत्व की राजनीति। मित्रों, पता है अयोध्या में जब बाबरी मस्जिद का विध्वंस हुआ था, उसके बाद भारतीय जनता पार्टी, जो आज हिंदुत्व की सबसे बड़ी ब्रांड है देश के अंदर, भारतीय जनता पार्टी के कई नेता, बड़े नेता, अटल बिहारी वाजपेयी, लाल कृष्ण आडवाणी ने कहा था कि ऐसा होना नहीं चाहिए था, ये गलती हो गया, हमारी योजना में नहीं था। बाला साहब ठाकरे एकमात्र ऐसे व्यक्ति थे इस देश के अंदर जिन्होंने छाती ठोक कर कहा था कि मुझे गर्व है अपने शिव सैनिकों पर जिन्होंने इस बाबरी मस्जिद का ध्वंस किया है। अब बताइए, ये जो पहचान थी बाला साहब ठाकरे की, बाला साहब ठाकरे ने कहा कि अगर आवश्यकता किसी भी कीमत पर, चिमटे से भी मैं कांग्रेस पार्टी के साथ नहीं जाऊंगा, छूंगा नहीं कांग्रेस को। उद्धव ठाकरे ने क्या किया? केवल मुख्यमंत्री बनने के लिए कांग्रेस के साथ चले गए, केवल मुख्यमंत्री बनने के लिए हिंदुत्व की राजनीति, आरएसएस और भारतीय जनता पार्टी को हिंदुत्व के मुद्दे पर घेरा। अन्य मुद्दों पर घेरते, कई और मुद्दे हैं हिंदुत्व के अलावा, लेकिन अन्य मुद्दों पर अगर घेरा होता उद्धव ठाकरे ने भारतीय जनता पार्टी को, तो मुझे नहीं लगता कि उद्धव माने शिवसेना के आधार वोट में इतनी बड़ी गिरावट आई होती कि आज मुंबई के अलावे 28 महानगर पालिकाओं के चुनाव में 100 से भी कम कॉरपोरेटर जीत कर आए हैं महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना, उद्धव ठाकरे की शिवसेना के। आपको पता है उद्धव ठाकरे की शिवसेना को, मतलब सबसे अधिक सीटें बीजेपी ने जीती। दूसरे नंबर पर शिवसेना एकनाथ शिंदे की पार्टी को मिला। 399 सीटों पर एकनाथ शिंदे की पार्टी पूरे महाराष्ट्र में 29 महानगर पालिकाओं में चुनाव जीतने में कामयाब रही। बीजेपी 1425
और कांग्रेस 324। वही उद्धव ठाकरे कुल 155, मुंबई सहित 155। आप अनुमान लगा लिए कितना खराब प्रदर्शन रहा है। हां, तो मैं आ रहा हूं फिर मुद्दे पर, क्योंकि मैंने उदाहरण देना इतना आपको थोड़ा सा आवश्यक था जिससे कि विषय स्पष्ट हो सके। मित्रों, मैंने कहा कि बीजेपी ने भी जब कभी भी अपने पहचान से, मूल स्वभाव से कंप्रोमाइज किया था तो बीजेपी कैसे बर्बाद हुई थी मैं बताऊंगा आपको। और कांग्रेस ने भी कैसे नीचे डाउनफॉल हुआ कांग्रेस का, जब अपने कांग्रेस ने मूल स्वभाव से कंप्रोमाइज किया। मित्रों, याद होगा आपको, भारतीय जनता पार्टी की स्थापना 1980 में होती है। उससे पहले 1977 तक भारतीय जनता पार्टी जनसंघ कहलाती थी। जनसंघ वही जनसंघ जिसकी स्थापना डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने किया था। दीनदयाल उपाध्याय साथ में थे। क्या थी विचारधारा? भारतीय जनता पार्टी की विचारधारा थी, श्यामा प्रसाद मुखर्जी की शहादत हुई थी, एक देश में 2 प्रधान, 2 निशान, 2 विधान नहीं चलेगा। और श्यामा प्रसाद मुखर्जी चले गए यही बोलते बोलते, ठीक है, कि एक देश में 2 विधान, 2 निशान, 2 प्रधान नहीं चलेंगे। चलिए, दीनदयाल उपाध्याय एकात्म मानववाद, हिंदू राष्ट्रवाद, हिंदुत्व, ये राजनीति थी भारतीय जनता पार्टी की, हिंदू राष्ट्रवाद की। लेकिन 1977 में बीजेपी ने क्या किया, जनसंघ ने क्या किया? जनसंघ मर्ज कर गई जनता पार्टी के साथ। जनसंघ का जनता पार्टी के साथ मर्जर हो गया। मर्जर के बाद जब दोहरी सदस्यता के मुद्दे पर 1980 में पुराने जनसंघ के लोग जनता पार्टी से अलग हुए, तब नामकरण क्या हुआ? भारतीय जनसंघ के बदले भारतीय जनता पार्टी। आपको याद दिलाऊं मैं, उसी पहली स्थापना के लिए जो अधिवेशन था मुंबई में, उसी में वाजपेयी ने नारा दिया था, सूरज उगेगा कमल खिलेगा। ठीक, सूरज उगा कमल खिला, लेकिन कब खिला कमल? 80 में नहीं खिला, 84 में नहीं खिला। क्यों नहीं खिला? इसलिए कि जब भारतीय जनता पार्टी का निर्माण हुआ तो भारतीय जनता पार्टी ने माने जनसंघ की जो विचारधारा थी उससे अलग हटकर गांधीवादी समाजवाद को अपनाया, गांधीवादी समाजवाद को अपनाया। और अटल बिहारी वाजपेयी भी उसी सेकुलर राजनीति को आगे बढ़ाने लगे, सेकुलर राजनीति की। परिणाम 80 का लोकसभा चुनाव से लेकर 1989 के लोकसभा चुनाव के बीच में जितने भी चुनाव हुए, भारतीय जनता पार्टी मुंह की खाती रही, चाहे केंद्र का चुनाव हो, चाहे लोकसभा का चुनाव हो, चाहे राज्य विधानसभाओं के चुनाव हो। बीजेपी लगभग मटिया मेट होने की कगार पर पहुंच गई। 1984 के लोकसभा चुनाव में तो बीजेपी के मात्र 2 सांसद चुनाव जीतने में कामयाब रहे। और इस बीच जितने भी राज्य में विधानसभा चुनाव हुए, कहीं भी बीजेपी को कोई सफलता नहीं मिली, कोई सफलता नहीं मिली। मैं तथ्यों के आधार पर बता रहा हूं आपको, कोई सफलता नहीं मिली, इसलिए कि भारतीय जनता पार्टी ने अपने मूल स्वभाव से समझौता कर लिया था। फिर भारतीय जनता पार्टी को सफलता मिलनी कब शुरू हुई? जब बीजेपी ने पालमपुर अधिवेशन में राम जन्मभूमि के पक्ष में प्रस्ताव पारित किया। बीजेपी ने राम जन्मभूमि के पक्ष में प्रस्ताव पारित करना शुरू किया। मित्रों, तब भारतीय जनता पार्टी को सफलता मिलनी शुरू हुई 1989 के लोकसभा चुनाव से। और 90 में लाल कृष्ण आडवाणी की रथ यात्रा होती है। आप देख लीजिए, उसके बाद से बीजेपी का ग्राफ 2004 तक बीजेपी एकदम धीरे धीरे 89 से 91, 91 से 96, 96 से 98, 98 से 99, हर चुनाव दर चुनाव ऊपर बढ़ती रही। सच है या गलत है कमेंट करके बताइएगा। फिर आया 2004 का चुनाव। 2004 के चुनाव में बीजेपी को फिर धक्का लगा। क्यों लगा? इसलिए लगा कि अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार को यह समझ में आ गया, अटल बिहारी वाजपेयी को, कि बीजेपी के मुद्दों पर राजनीति करने पर बीजेपी बहुमत में नहीं आ सकती। बीजेपी के मुद्दों पर मतलब कौन सा मुद्दा बीजेपी का? 3 प्रमुख मुद्दा था, राम जन्मभूमि का, धारा 370 का और समान नागरिक संहिता का।
माने वाजपेयी और आडवाणी की बीजेपी को यह लगा कि इन मुद्दों पे राजनीति करके हम भारत में बहुमत की सरकार नहीं बना सकते, हमारी सरकार ऐसे ही क्षेत्रीय दलों पर निर्भर रहेगी, तो अब हम ही क्यों ना सेकुलर बन जाए। और उसी सेकुलर बनने के चक्कर में लाल कृष्ण आडवाणी जब कराची में जाकर, पाकिस्तान जाकर मोहम्मद अली जिन्ना के पक्ष में एक बयान दे दिया। दरअसल वो बयान जिन्ना के पक्ष में नहीं था, बयान का मकसद अलग था, लेकिन प्रेस के लोगों ने उसको थोड़ा सा ट्विस्ट किया और भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने उसका काउंटर नहीं किया। आज की तरह सोशल मीडिया थी नहीं उन दिनों सोशल मीडिया नहीं थी, केवल मेन स्ट्रीम मीडिया थी, और तब तक देश में सरकार बन चुकी थी मनमोहन सिंह की। तो मेन स्ट्रीम मीडिया में लाल कृष्ण आडवाणी के बयान को एक मतलब कि लाल कृष्ण आडवाणी जिन्ना के समर्थन में बयान दे रहे हैं, यह नैरेटिव तैयार हुआ। और परिणाम क्या हुआ, 2004 का चुनाव छोड़ दीजिए, 2009 में तो बीजेपी और नीचे आ गई। सच है या गलत है? सच है ना। चलिए बीजेपी, और उसके बाद कब बीजेपी फिर से ऊपर जाना शुरू किया, जब बीजेपी ने नरेंद्र मोदी को प्रधानमंत्री पद का उम्मीदवार बनाने से पहले भाजपा चुनाव अभियान समिति का प्रमुख बनाया। बीजेपी ने गोवा अधिवेशन में राजनाथ सिंह अध्यक्ष थे, नरेंद्र मोदी को जब बीजेपी ने चुनाव अभियान समिति का अध्यक्ष प्रमुख बनाया तो मैसेज सीधा गया, नरेंद्र मोदी मतलब हिंदुत्व का पोस्टर बॉय, नरेंद्र मोदी मतलब सेकुलरिज्म का पोस्टर बॉय नहीं। लाल कृष्ण आडवाणी जिन्ना पर बयान देने का मकसद था लाल कृष्ण आडवाणी का केवल इतना कि अटल बिहारी वाजपेयी की तरह वह भी अपने सहयोगी दलों और भाजपा विरोधी मतदाताओं में स्वीकार्य हो सके, जैसे अटल बिहारी वाजपेयी बीजेपी विरोधी मतदाताओं में भी कुछ हद तक स्वीकार्य थे। वाजपेयी से कई बार पूछा जाता था मित्रों कि आप आदमी अच्छे हैं लेकिन गलत पार्टी में हैं, तो वाजपेयी कहा करते थे कि मैं अगर अच्छा आदमी हूं तो इसका मतलब मेरी पार्टी भी अच्छी है, क्योंकि मेरा निर्माण मेरी पार्टी ने किया है। लेकिन लाल कृष्ण आडवाणी वाजपेयी बनने का मतलब आधी बातों के आधार पर जब आप अपने आप को अलग ढंग से पेश करते हैं तो फिर परिणाम जो होता है वही हुआ लाल कृष्ण आडवाणी के साथ। 2004 में पीएम के उम्मीदवार के रूप में बीजेपी आडवाणी थे। वाजपेयी ने कह दिया था कि अब मेरा टाइम पूरा हुआ, अब आडवाणी जी बनेंगे। राम और लक्ष्मण, आडवाणी जी को राम और लक्ष्मण प्रमोद महाजन को बता दिया था वाजपेयी ने। लेकिन परिणाम क्या हुआ हमने देखा, 2009 में तो और बुरा परिणाम हुआ। अंततः बीजेपी मजबूर हो गई, फिर वैसे ही जैसे 1987 में बीजेपी ने असफलताओं के बाद पालमपुर अधिवेशन में प्रस्ताव पारित किया राम जन्मभूमि के पक्ष में, वैसे ही बीजेपी ने मुहर लगा दिया नरेंद्र मोदी के नाम पर। तो नरेंद्र मोदी का नाम ही काफी था हिंदुत्व की राजनीति के लिए, हिंदुत्व के पोस्टर बॉय थे। पूरे देश भर में किस प्रकार का नरेंद्र मोदी के नाम पर आप कह सकते हैं जो माहौल क्रिएट हुआ, इलेक्ट्रीफाइंग आप कह सकते हैं, मतलब एक वो आपको याद होगा उन दिनों मोदी की सिंह गर्जना हर सभा के अंदर। फिर बीजेपी वही अपनी हैसियत पे आई और तब से बीजेपी किस रास्ते पर है आप देख रहे हैं। चलिए अब कांग्रेस का उदाहरण लेते हैं। कांग्रेस ने भी वही गलती की जो बीजेपी ने, लेकिन बीजेपी अपनी गलतियों से सीखती रही, शायद कांग्रेस अपनी गलतियों से नहीं सीख पा रही है। मित्रों, हार एक ऐसा चीज है, हर व्यक्ति को पचता नहीं है, जीत भी नहीं पचता है, हार भी नहीं पचता है। कुछ लोग हार कर टूट जाते हैं, गलती करते हैं, और जो समझदार व्यक्ति होते हैं हार से सीखते हैं। यही अंतर रहा कांग्रेस पार्टी में और भारतीय जनता पार्टी में। भारतीय जनता पार्टी अपनी हर हार से सीखने का प्रयास करती रही, लेकिन कांग्रेस पार्टी ने हार से सीखने का प्रयास नहीं किया और शायद आज भी नहीं सीख पा रही है। कांग्रेस से क्या गलती हुई मित्रों? कांग्रेस से गलती क्या हुई इस बात को समझिए आप कि जब 2014 में कांग्रेस पार्टी की हार होती है, सबसे खराब इतिहास का प्रदर्शन, जब 44 लोकसभा सीटों पर सिमट गई थी कांग्रेस पार्टी। क्या हुआ उस चुनाव में? उस चुनाव में हुआ यह मित्रों कि एंटनी कमेटी की रिपोर्ट, सोनिया गांधी ने एंटनी कमेटी बनाई यह पता लगाने के लिए कि
कांग्रेस की इतनी बुरी हार क्यों हुई? तो ए.के. एंटनी ने क्या कहा? ए.के. एंटनी कमेटी ने कहा कि कांग्रेस की यह हार इसलिए हुई कि पूरे देश भर में कांग्रेस पार्टी मुस्लिम समर्थक और हिंदू विरोधी पार्टी के रूप में दिखती है। क्यों दिखती है? ऐसा क्यों दिखती है? उसका कई उदाहरण है, लेकिन एक उदाहरण मैं बताऊंगा आपको केवल कि मनमोहन सिंह की सरकार के द्वारा धार्मिक लक्षित हिंसा विधेयक क्या था उसमें, जो विधेयक संसद में पेश किया गया, पास नहीं हो सका, लेकिन वो विधेयक जो पेश किया गया उसमें क्या था कि कहीं भी देश के किसी भी कोने में दंगा होगा अगर, तो केवल और केवल बहुसंख्यक वर्ग पर ही उसकी जिम्मेवारी होगी। मतलब कहीं भी देश भर के अंदर दंगा होने पर दोषी कौन होगा? बहुसंख्यक समाज। एक उदाहरण के लिए मैंने बताया। इसके अलावा कई ऐसे काम कांग्रेस ने उन दिनों किया जिससे यह मैसेज गया कि कांग्रेस पार्टी हिंदुओं के विरोधी है, मुसलमान समर्थक है, और इसका नतीजा कांग्रेस पार्टी की इतनी बड़ी हार हुई, जो कि ए.के. एंटनी कमेटी की रिपोर्ट भी यही बात कहती है। उसके बाद क्या हुआ? उसके बाद देखिए, आपको याद होगा मित्रों कि लगातार जितने भी विधानसभा के चुनाव हुए 2014 के लोकसभा चुनाव के बाद, 2014 के लोकसभा चुनाव के बाद जितने भी विधानसभा चुनाव हुए, आप याद कर लीजिए केवल, ठीक है। और एक बात मैं केवल जोड़ देता हूं आपको कि उसके बाद 2014 के बाद कांग्रेस पार्टी ने कौन कौन सी गलती की, जिस कारण से आज कांग्रेस की यह दशा है कि कांग्रेस 3 चुनाव लगातार हारी है, लेकिन नरेंद्र मोदी को मतलब कांग्रेस अपने आप को मजबूत नहीं कर सकी है कि कांग्रेस 200 प्लस सीटें जीत सके देश में। उसका एकमात्र कारण क्या रहा? ठीक है, कारण, सबसे बड़ा कारण रहा कि कांग्रेस पार्टी अपनी विचारधारा से कंप्रोमाइज करती रही, अपनी मूल पहचान से कंप्रोमाइज करती रही कांग्रेस। कैसे? उस पर जाने से पहले मैं एक उदाहरण दे रहा हूं। आज अपनी हर हार के लिए कांग्रेस पार्टी लगातार वोट चोरी, ईवीएम, चुनाव आयोग को दोषी मानती है। सच है ना? सच है या नहीं है मित्रों? मैं बताऊं, यही काम बीजेपी कर रही थी 2009 में। याद है आपको? 2009 में सबसे पहले लालकृष्ण आडवाणी और सुधींद्र कुलकर्णी, जो कि उनके एडवाइजर थे, लालकृष्ण आडवाणी के एडवाइजर थे सुधींद्र कुलकर्णी, जो कि प्रधानमंत्री के दिनों में, पद के दिनों में वाजपेयी के भी सलाहकार हुआ करते थे। सुधींद्र कुलकर्णी और लालकृष्ण आडवाणी ने 2009 के चुनाव में पराजय के बाद ईवीएम पर सवाल उठाया था। सच है या गलत है? मतलब क्या कारण है कि 2009 की पराजय, मतलब 2004 लोकसभा चुनाव और 2009 के लोकसभा चुनाव, लगातार 2 लोकसभा चुनाव में पराजय के बाद लालकृष्ण आडवाणी, सुधींद्र कुलकर्णी, इन सबों ने ईवीएम पर सवाल उठाया था। और आज भी वही हो रहा है देश भर के अंदर, चुनाव आयोग पर सवाल उठाना, ईवीएम पर सवाल उठाना, एसआईआर पर सवाल उठाना। ठीक है, चलिए ये मुद्दा किसी अन्य दिन डिस्कस करेंगे, लेकिन संदर्भ इसलिए मैंने ले लिया क्योंकि बात असली सच्चाई की नहीं होती है। सच्चाई क्या है? 2014 के बाद आपको याद होगा दत्तात्रेय गोत्र के ब्राह्मण, याद है? मतलब जहां जहां देश भर के अंदर चुनाव हो रहे थे, जिन जिन राज्यों में विधानसभा के चुनाव होते थे, राहुल गांधी मोदी से बड़े हिंदू बनने का प्रयास कर रहे थे। सच है या गलत है? दक्षिण भारत का चुनाव हो चाहे उत्तर भारत का चुनाव हो, हर चुनाव दर चुनाव आपको याद होगा कि राहुल गांधी केवल मंदिर जा रहे थे और अपने आप को सच्चा हिंदू, मोदी से बड़ा हिंदू साबित करने का प्रयास कर रहे थे। सच है या गलत है? उसी दिनों बीजेपी ने कटाक्ष किया था कि कोट के ऊपर जनेऊ पहनते हैं। सच है या गलत है? कमेंट कीजिएगा। मतलब सबसे पहले जब राहुल गांधी को लगा कि इस मुद्दे पर बीजेपी, नरेंद्र मोदी से आगे निकला जा सकता है, तो कट्टर हिंदू बनने का प्रयास राहुल गांधी ने किया। फिर जब सफलता नहीं मिली तो फिर नकल, कभी किसानों के मुद्दे पर, कभी किसी मुद्दे पर, कभी किसी मुद्दे पर, अलग अलग मुद्दों पर अलग अलग स्टैंड लेते रहे। और स्टैंड ऐसा, कभी खुद को समाजवादी दिखाना, मतलब कभी जाति के नाम पर जो राजनीति है देश भर के अंदर, उसमें कभी लालू यादव से कंपटीशन, कभी अखिलेश यादव से कंपटीशन, समझ रहे हैं आप?
कभी पश्चिम बंगाल की राजनीति में मुसलमानों के पक्ष में कांग्रेस कितनी बड़ी हितैषी है या ममता बनर्जी ज्यादा बड़ी हितैषी है, इसकी प्रतियोगिता नहीं। पहले जब हिंदुत्व का मामला खत्म हो गया तो फिर मामला क्या आया कि अब मुस्लिम वोट के लिए माने कौन बड़ा स्टेक होल्डर है, ममता बनर्जी या कांग्रेस पार्टी। कांग्रेस पार्टी ने आईएसएफ, इंडियन सेकुलर फ्रंट से तालमेल किया। कश्मीर में एक साथ साधने का प्रयास, उमर अब्दुल्ला को भी, महबूबा मुफ्ती को भी। मतलब कहने का मतलब एकदम भ्रमित। माने एक कहावत है ना बिहार में, जिधरे देखा खीर उधरे गए फिर। तो ये राजनीति ढुलमुल राजनीति। लेकिन कांग्रेस की वास्तविक स्टैंड क्या था मित्रों? कांग्रेस मतलब क्या था? मध्य मार्गी राजनीतिक दल, मध्य मार्ग की राजनीति। जवाहरलाल नेहरू ने जिस कांग्रेस के सहारे देश पर शासन करना शुरू किया 1947 में, जिसे इंदिरा गांधी ने आगे बढ़ाया, वो था मध्यम मार्ग। मतलब अतिवाद से बचना। लेकिन पहले हिंदूवाद, फिर मुस्लिमवाद, अब वामपंथवाद, अब कन्हैया कुमार जैसे लोगों के साथ राजनीति राहुल गांधी की। अब ये क्या है? ये एकदम माने कई बार आपको लगेगा कि यार ये वामपंथियों से भी अधिक ज्यादा कम्युनिस्ट की तरह राहुल गांधी का व्यवहार करना। अब बताइए, जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय में जिस प्रकार की घटना 2016 में घटी, आप कल्पना कीजिए केवल। राहुल गांधी उस कार्यक्रम में शामिल होने गए जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय में, जब प्रोटेस्ट चल रहा था। उस प्रोटेस्ट के दौरान राहुल गांधी पहुंचते हैं आनंद शर्मा के साथ। आप केवल कल्पना कीजिए मित्रों कि अगर इंदिरा गांधी होती उन दिनों तो क्या करती। जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय में जब यह नारा लगा कि भारत तेरे टुकड़े होंगे, कश्मीर मांगे आजादी, मणिपुर मांगे आजादी, सिक्किम मांगे आजादी और भारत तेरे टुकड़े होंगे इंशाअल्लाह, अफजल गुरु की बरसी मनाई जा रही थी जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय में। आप कल्पना कीजिए कि अगर इंदिरा गांधी और संजय गांधी होते तो क्या होता। याद कीजिए, उससे पहले देश में अगर ऐसी कोई घटना घटी थी तो इंदिरा गांधी ने क्या किया था, लेकिन राहुल गांधी ने क्या किया। कई उदाहरण है। मतलब कांग्रेस पार्टी ने भी जब अपने चरित्र, मध्य मार्ग की राजनीति, सबको साथ, जिसे नरेंद्र मोदी बोलते हैं ना, सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, तो कांग्रेस की वास्तविक राजनीति जो जवाहरलाल नेहरू की राजनीति थी, जो इंदिरा गांधी की राजनीति थी, वो यही राजनीति थी, सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास। तो कभी अग्रवाद, कभी मंडल आयोग का विरोध करेंगे तो सड़क पे आके विरोध करेंगे। ये रही कांग्रेस पार्टी, कंफ्यूजन की शिकार रही। कभी मंडल का समर्थन, कभी मंडल आयोग का विरोध, कभी शेड्यूल कास्ट के लिए प्रमोशन में आरक्षण का विरोध, कभी फिर समर्थन। मतलब एकदम दिग्भ्रमित। कोई कांग्रेस अपनी नीतियों से भटक गई। मतलब प्रतियोगिता करती रही क्षेत्रीय दलों से। मतलब कांग्रेस की प्रतियोगिता होने लगी कि हम अखिलेश यादव से बड़े पिछड़ों के मसीहा हैं, हम लालू यादव, तेजस्वी यादव से बड़े पिछड़ों के मसीहा हैं, हम मुसलमानों के मसीहा, ममता बनर्जी से बड़े मसीहा हम हैं। इसकी होड़ लगी। हम मोदी से बड़े हिंदूवादी हैं। अब ये हिंदू और हिंदुत्व की व्याख्या अलग प्रकार से हो रही है। तो असल मामला यही है जिस कारण से किसी भी राजनीतिक दल, आज केवल ठाकरे परिवार के साथ हुआ ऐसा नहीं है, होना ही है, स्वाभाविक है। जब आप अपने मूल चरित्र से समझौता करेंगे, चाहे वो कोई भी पार्टी हो, बीजेपी हो, कांग्रेस पार्टी हो, शिवसेना हो, उद्धव ठाकरे हो, कोई भी हो, खत्म होना तय है। उसके अस्तित्व पर सवाल उठेगा। आप किस हद तक सहमत हैं, कमेंट करके जरूर बताइएगा।
और अगर हमारा वीडियो पसंद आता है तो प्लीज लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए, जिससे कि अधिक से अधिक लोगों तक हमारी बातें पहुंच सके। और अब तक यदि मित्रों पॉलिटिकल आइडिया को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिएगा। आज के लिए इतना ही, नमस्कार।